चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। इस चैनल में मैं क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी केमिस्ट्री के जो मैंने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं उससे मैं हर दिन आपको एक एक पेज समझाती हूँ, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे और आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आए। तो अभी हमने चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दिया था। तो अभी हमने इसमें हिस्ट्री पढ़ ली है, मैटर के बारे में पढ़ लिया, मैटर क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, हमने एसआई यूनिट्स पढ़ लिया है, हमने अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लिया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए जो कुछ रूल्स बनाए हैं हमने उसको पढ़ लिया है। उसके एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया है। राउंडिंग ऑफ हम कैसे करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ लिया है और हमने मूल कंसेप्ट का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में लिया है। और हमने अपना जो अभी कल टॉपिक स्टार्ट कर दिया था वो था एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए कल तक हमने यहाँ पर परसों, क्योंकि कल तो मैंने वीडियो अपलोड ही नहीं करी थी क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़ी इमरजेंसी थी, तो इस वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सॉरी फॉर डैट। कभी कभी मैंने सोचा था मैं हर दिन अपलोड करूँगी, पर कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें थोड़ा सा बैकअप करना पड़ता है। तो हमने परसों तक हमने एक प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी थी। अब कंपाउंड जिसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे कैलकुलेट करते हो वो हमने डेफिनेशन तो समझ लिया था, पर हमने सोचा था देखो जो भी कंसेप्ट आपको समझ ना आए, अगर उसका कोई न्यूमेरिकल्स आपके पास हैं तो उसको ट्राई करना, क्योंकि मुझे लगता है और सबको ही ऐसा लगता है कि अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है और आपने उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं तो आपको वो कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने समझ लिया था, बट हमने एक प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी थी जिसमें ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट इज द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? हमें हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का परसेंटेज कंपोजिशन पता है कि एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन प्रेजेंट है और वो किस मात्रा में प्रेजेंट तो वो हमें दे दिया गया है। हमें कंपाउंड का मोलर मास पता चल गया है। अब हमसे कहा गया इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। तो पहला स्टेप हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज इनटू ग्राम। अभी हमें जो प्रॉब्लम दी गई है, हमें हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का हमें पता है कि प्रेजेंट है कंपाउंड में, बट हमें उसका ग्राम में नहीं प्रेजेंट है, परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है। तो हमने लेट कर लिया था कि हमारे पास जो कंपाउंड है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, थोड़ा ज़्यादा ही जूम, हाँ ये हमने ये लेट कर लिया था कि जो हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट है वो हमारे पास 100 ग्राम प्रेजेंट है। अब परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है तो उसको ग्राम, हमने 100 ग्राम समझा हुआ है, तो अगर उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो जो परसेंटेज में दिया गया है उसको परसेंटेज में ना लिखकर हम ग्राम में लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे पास जो हमने लेट किया है वो 100 ग्राम लेट किया हुआ है। तो 100 ग्राम अगर कोई सब्सटेंस है आपके पास और परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया गया है तो वही उसका ग्राम में भी होगा। अगर 4.07 हमें हाइड्रोजन परसेंटेज दिया गया है और 100 ग्राम हमने सब्सटेंस सैंपल को माना है तो 4.07 ही हाइड्रोजन ग्राम प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन का। क्यों ऐसा प्रेजेंट होगा? क्योंकि अभी ये परसेंटेज जो दिए गए हैं इसको आप ऐड करो तो 100% आएगा। वैसे 100 ग्राम हमने सोच रखा है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो समेशन आएगा वो भी 100 ग्राम आएगा। अभी आपके पास जो सैंपल रखा गया है वो आपके पास 100 ग्राम रखा गया है, तो जिससे जो एटम्स मिलकर वो सैंपल बना रहे हैं तो उन एटम्स के जो मास होते हैं उसको भी एडिशन करने के बाद उतना ही वेट आना चाहिए जो आपके पास सैंपल का वेट दिया गया है। तो आप जब इतने 4.07 ग्राम, 24.27 ग्राम, 71.65 ग्राम को ऐड करोगे तो वो उतना ही आना चाहिए जितने ग्राम हमने सैंपल लिया है। तो हमने सैंपल 100 ग्राम लिया है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो मास टोटल आएगा वो 100 ग्राम आएगा। अब हमने इसका ग्राम ले लिया है। अब हमें इस सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्ट इट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट।
हमारे पास 3 एलिमेंट दिए गए, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। अब सेकंड स्टेप ये किया गया है कि जो हमने ग्राम परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास ये आ रहा है कि जो हमारे पास एलिमेंट है उनके मोल्स हम कैलकुलेट कर लें। मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका गिवन मास, मोल का हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, गिवन मास आपका हो जाएगा अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो भी आपका है। तो इसमें एटॉमिक मास हमारा AMU में लिखा जाता है, पर हम इसमें ग्राम में ले रहे हैं इसलिए हम इसको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बोलते हैं। अभी हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। हमारे पास 4.07 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है सैंपल में। अब हम इसको मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मोल में हमें गिवन मास हो गया और हमारा कहते हैं मोलर मास जो होगा एटम का वो उससे डिवाइड कर देंगे। 4.07 ग्राम हमारा एटॉम गिवन मास हो गया अपॉन 1.008 ग्राम हमारा मोलर मास हो गया। इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया है तो 4.04 हमारा कैलकुलेशन में आया। मोल ऑफ कार्बन निकालना है तो हमें गिवन मास कितना दिया गया 24.27 ग्राम। अब 24.27 ग्राम को हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, 12.01 ग्राम हो जाएगा। तो हम जब डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 2.021। मोल्स ऑफ क्लोरीन हमने निकालना है, 71.65 ग्राम हमें गिवन दिया गया है। तो 71.65 को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे 35.453 ग्राम। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2.021। अभी इस कैलकुलेशन से देख कर क्या पता चल रहा है कि कार्बन के मोल और क्लोरीन के मोल दोनों सेम हैं और कार्बन और क्लोरीन के मोल्स जितने हैं उसका डबल आपका हाइड्रोजन के मोल है। आप 2.021 को मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे ना तो वो आपका यही आंसर आएगा। तो आपको इतना मोल्स का कैलकुलेशन देखकर ये समझ में आया है कि हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के जो मोल हैं वो सेम है और क्या कहते हैं हाइड्रोजन का जो मोल है वो उसके डबल है। अब आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 क्या है? डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यू ऑब्टेन अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अमंग देम। हमने सारे मोल्स हमने निकाल लिए हैं। अब इसमें ये कहा गया है कि आपके पास मोल्स निकालने के बाद जो तीनों एटम में जिसके मोल सबसे कम हैं उससे तीनों को डिवाइड कर दो। अभी 2.021 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हमने कैलकुलेशन करी है उसमें 2.021 ही स्मॉलेस्ट है। तो हमें क्या करना है इन तीनों को, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ तो हम क्या समझ रहे थे कि इसमें थर्ड स्टेप ये कहा गया है डिवाइड ईच ऑफ द मोल्स वैल्यूज ऑब्टेन अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमंगस्ट देम। इसमें हमने जितने भी हमने मोल्स तीनों एलिमेंट के निकाले हैं हमें ये देखना है इन तीनों एलिमेंट के जो हमने मोल्स निकाले हैं इसमें सबसे कम किसके मोल हैं। इसमें सबसे कम मोल है 2.021। जो 2.021 है आपकी वैल्यू वो 2 में आई है। आपका वो कार्बन के भी मोल्स हैं, क्लोरीन के भी मोल्स हैं। तो हमें क्या करना है जो हमारे सबसे कम मोल्स हैं उससे हमें इन तीनों को डिवाइड करना है। सिंस 2.021 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवीजन बाय इट्स गिव्स अ रेशियो ऑफ 2:1:1 फॉर H कार्बन क्लोरीन। जब आप इन तीनों को डिवाइड करके इसका रेशियो निकालोगे तो इसका रेशियो 2:1:1। तो हमें पता चल गया हाइड्रोजन का 2 रहेगा, कार्बन का 1 रहेगा, क्लोरीन का 1 रहेगा। क्योंकि हमने इसको डिवाइड करके देखा तो ये दोनों का डबल वैल्यू ये है, तो ये दोनों तो इक्वल हैं तो इनका 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। तो 2:1:1 आपका हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के मोल्स के रेशियो आ गए। इन केस, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, इन केस द रेशियो आर नॉट होल नंबर then they may be converted into whole number by multiplying by the suitable coefficient। देखो कभी कभी इन्होंने ये कहा है जैसे अभी तो ये होल नंबर आ रहा है 211, कभी कभी इसमें 211 होल नंबर में रेशियो नहीं आता है डिवाइड करने पर, तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा जिससे इसका जो रेशियो है वो कम्प्लीटली होल नंबर बन जाए। अब हमारा
फोर्थ स्टेप क्या है, राइट डाउन द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। CH2Cl इज़ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द अबव कंपाउंड। इसमें इसका फोर्थ स्टेप ये है कि जो भी हमारा सिंपलेस्ट रेशो आया है मोल्स से, हमने उसको मोल्स में जो सबसे कम मोल है जिससे उससे हमने डिवाइड किया तो हमारा एक सिंपलेस्ट रेशो आ गया है। तो जो वही रेशो है उसको हमें एक कंबाइंड फॉर्म में लिखना है। जैसे कार्बन का 1 आया है मोल, हाइड्रोजन के 2 आए हैं, क्लोरीन का 1 आया है, तो हम इसको साथ में लिखेंगे तो CH2Cl, कार्बन का 1, क्लोरीन का 1, हाइड्रोजन के 2, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। राइटिंग मॉलिकुलर फॉर्मूला, अब हमें इससे मॉलिकुलर फॉर्मूला, ये हमारा फिफ्थ स्टेप है और ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो हमें राइटिंग क्या करनी है, मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखना है। डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस पे इन्होंने ये कहा है कि जो भी हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है CH2Cl, इसमें हमें क्या करना है, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, एम्पिरिकल जो फॉर्मूला है उसका हमें मास निकालना है। मास कैसे निकालेंगे, कार्बन एम्पिरिकल फॉर्मूला में कार्बन 1 है तो 12.01 प्लस हाइड्रोजन हमारे पास 2 है तो 2 × 1.008 प्लस 30, क्लोरीन 1 है तो 35.453। ये हमारे जो एटॉमिक मास हैं वो हमने लिख दिए हैं। इसमें हमें एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालना है। तो हमें क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला में जितने भी एलिमेंट के जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उसके हम मास को ऐड कर देंगे। तो जब हमने इनको ऐड किया तो आंसर आया 49.48 ग्राम। डिवाइड मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, थर्ड स्टेप। इसमें हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, जो हमारा डिवाइड मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, हमारा जो मोलर मास गिवन था क्वेश्चन में उससे हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास को डिवाइड करना है। क्वेश्चन में हमें मोलर मास कंपाउंड का क्या दिया था, 98.96 ग्राम। एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने कैलकुलेट किया 49.48 ग्राम। तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो उससे हमारी n की वैल्यू आई और वो आई 2। अभी हम आगे समझेंगे कि हमने n की वैल्यू क्यों निकाली है। मल्टीप्लाई द एम्पिरिकल फार्मूला बाय n ऑब्टेन अबव टू गेट द मॉलिकुलर फार्मूला। जो हमारा जो n है, n हमने कैसे निकाला, मोलर मास से डिवाइड किया एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो जो हमारी n की वैल्यू आई है उसको हमें एम्पिरिकल फार्मूला जो निकाला है उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एम्पिरिकल फार्मूला आपको ये दिया गया है, आपका n की वैल्यू ये आई है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का तो मॉलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। कार्बन का एक ही एटम प्रेजेंट, उसमें n की वैल्यू अगर 2 से मल्टीप्लाई करो C2 आ जाएगा। हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो H4 आ गया। क्लोरीन हमारे पास एक ही था एम्पिरिकल फार्मूला में तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो Cl2 हो गया। तो अभी हमारा एम्पिरिकल फार्मूला भी आ चुका है, मॉलिकुलर फार्मूला भी आ चुका है। एम्पिरिकल फार्मूला से पहले हमें क्या करना होता है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होता है। एम्पिरिकल फार्मूला में हमें मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो हमारा मॉलिकुलर फार्मूला आएगा। n कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला मास है। ठीक, तो आपने ये क्वेश्चन समझ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, स्टाइकोमेट्री और स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसको हम दूसरा कलर ले लें थोड़ा, डन। स्टाइकोमेट्री एंड स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब इसमें हमारा स्टाइकोमेट्री और स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, व्हाट इज़ स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्रिक 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। स्टाइको जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, मेट्रो जिसको हम मेज़र कहते हैं। स्टाइकोमेट्री 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। स्टाइको जिसका मतलब होता है एलिमेंट, मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मेज़र। स्टाइकोमेट्री अब क्या होता कहते हैं इसे, कैलकुलेशन ऑफ मासेस सच टाइम वॉल्यूम ऑल्सो ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। स्टाइकोमेट्री का क्या मतलब है कि इसमें हम समझ गए स्टाइकोमेट्री 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। स्टाइको जिसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, मेट्रॉन जिसे हम मेज़र कहते हैं।
तो कैलकुलेशन ऑफ मासेस, कभी कभी मासेस का कैलकुलेशन और वॉल्यूम का कैलकुलेशन, देखो केमिकल रिएक्शन दो चीज़ से मिलकर बनी होती है एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मासेस का कैलकुलेशन और वॉल्यूम का कैलकुलेशन होता है वही हम स्टोइकियोमेट्री में पढ़ते हैं। What information is available from balanced chemical equation? अभी हमसे ये नेक्स्ट स्टेप बोला गया है, what information is available from balanced chemical equation। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहले समझते हैं क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो होती हैं कि जितने हमारे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं किसी एलिमेंट के, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में भी उस एलिमेंट के प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो दोनों प्रेजेंट नहीं है तो हम ये कहेंगे वो इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, वो बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तभी होगी जब आपके नंबर ऑफ एटम्स किसी एलिमेंट के रिएक्टेंट में जितने प्रेजेंट हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट में प्रेजेंट होंगे। इसमें ये बोला गया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अभी हम ये बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज हम इतना ही रखते हैं। हमने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, उसके 5 स्टेप होते हैं, वो हमने समझ लिए हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने थोड़ा समझ लिया कि किसे कहते हैं, और स्टोइकियोमेट्री समझ लिया, उसको हम थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। तो हम कल से फिर नया टॉप पेज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपको आज जितना पढ़ाया वो समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।